Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. साउथ इंडिया की सभी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, ये एक क्लियर चीज है। और अब असली जो मुकाबला शुरू होगा वो बोलते हैं ना हिंदी हिंटरलैंड, वहां पर चुनाव शुरू, बड़े बड़े नंबर ऑफ सीटों के ऊपर यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और उड़ीसा इसमें जुड़ेगा जो कि ईस्टर्न स्टेट्स है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है हिंदी हिंटरलैंड में चुनाव चालू हो चुका है। हिंदी फिल्म का जो फ्लेवर आता है राजनीतिक फिल्म का, वो अब आना शुरू होगा। हाँ, एक हिंदी फिल्म का, और उसको दूसरे लिहाज से बोले, जैसे कि बीजेपी अभी सरकार में, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू या एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर बीजेपी केवल कर्नाटक में 28 में से 26 सीटें और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें ला पाई थी। उस हिसाब से देखें तो बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है सदर्न इंडिया में बाकी 3 जोन के मुकाबले, उत्तर, पूर्व और पश्चिम के मुकाबले कम रहता है। तमिलनाडु और केरला में तो ना के बराबर होता है, जिसके अंदर 40 और 20 सीटें हैं। तो इसलिए इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जो असली बैटल ग्राउंड है फॉर बीजेपी वो अब शुरू हुआ है। अब देखिए, बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट या वैसे भी देश में जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि ये जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी पट्टी जो है, यहां तो बीजेपी पहले ही 100 में से 100 ले चुकी है, सैचुरेशन पॉइंट पर आ सकती है। यहां से सिर्फ सीटें जा सकती हैं, नई नहीं आ सकती क्योंकि सब आपके पास है। और दक्षिण भारत जो है वो लॉक्ड है। तो दक्षिण भारत में से अगर सीटें नहीं आई तो बीजेपी मुश्किल में पड़ेगी। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो बीजेपी ने अपना डब करके जो डब्ड फिल्म दक्षिण भारत में रिलीज की है अलग अलग भाषाओं में, क्या आपको लगता है कि वहां से कोई सीट अनलॉक होगी? मतलब सीटें बढ़ेंगी कहां से? जैसे जब बीजेपी कहती है 370, तो नई सीटें कहां से आएंगी? नहीं, मैं बताता हूं कहां से आएगी आपको। बिल्कुल जैसे आपने बताया, वो करीब 257 सीटें हैं और राज्य हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने 95% स्ट्राइक रेट के साथ, अपोजिशन ने केवल 19 सीट जीती है उन 257 में। लेकिन आपने हिंदी पट्टी की बात करी, उसमें सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है जिसमें 80 सीट आती हैं। अब पिछली बार एनडीए ने 80 में से 64 सीटें जीती थी। ये 16 सीटों का यहां पर रूम है, बहुत बड़ा रूम है अपने आप में। बंगाल में 42 सीटें, बीजेपी ने 48 सीटें पिछली बार जीती थी, वहां पर 24 सीटों का रूम है, बहुत बड़ा रूम है। 24 और 16 40 यहां पर ही हो गया। अब आते हैं उड़ीसा के अंदर बीजेपी ने पिछले बार 21 सीट में से 8 सीटें जीती थी, यानी 12 का बहुत बड़ा एल्बो रूम है। तो इन सारे प्रदेशों में बीजेपी ने करीब 60% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें जीती थी। तो हम जो दूसरे प्रदेश हैं जिनकी हमने बात करी, जिसमें 95% स्ट्राइक रेट था, तो आज बीजेपी को अपनी यदि टैली बढ़ानी है तो उनको इन राज्यों में भी, सदर्न इंडिया दक्षिण भारत में तो काम करना ही है, सीटें बढ़ानी है, यहां पर भी सीटें बढ़ाने का अच्छा खासा रूम। और पश्चिम बंगाल में, मैं अब बाद में ट्रोलिंग हो जाएगी इसलिए, पश्चिम बंगाल में 18 जीती थी बीजेपी, है ना? आपने गलती से 48 बोल दिया। नहीं, मैंने 18 ही कही, जिसमें कि अभी भी 24 सीटों का रूम बाकी है। 18 सीटें, सॉरी यदि मैंने गलत कहा हो तो। कि बिहार की जैसे बात करें तो अब एनडीए ने पिछले बार 40 में से 39 सीटें जीती थी, केवल 1 सीट किशनगंज की जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। उसके बाद क्या हुआ है कि जब ऐसी स्थिति होती तो सब खत्म हो गया, यानी अपोजिशन रहा ही कहां। जब आप 40 में से 39 सीट हार जाते हैं तो उसके बाद फिर तेजस्वी यादव का, जैसे बताया, कि उदय हुआ। और हमने जो असेंबली इलेक्शन थे बिहार के 2020 के, उसमें देखा कि उन्होंने एक जबरदस्त फाइट दी और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही मामूली रहा। लेफ्ट पार्टी का प्रदर्शन स्ट्राइक रेट के मायने के हिसाब से उससे भी बेहतर हुआ। अलायंस की बात कर रहा हूं मैं, गठबंधन की बात कर रहा हूं, तेजस्वी, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का। यदि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा होता, यानी 50% भी होता, तो शायद आरजेडी सरकार बना रही होती। परंतु यहां बहुत बड़ा परंतु है, ये इलेक्शन जो है वो देश का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा के मुद्दे, नेता, विषय सब कुछ अलग होता है।
तो उसके चलते तेजस्वी यादव बहुत अच्छा जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं। बट रह गई बात वही, जैसे आपने भी कहा कि वो अकेले पड़ गए, उनको एक नेशनल पुश की जरूरत है यदि लोकसभा इलेक्शन में कुछ अंतर पैदा करना है।